असद के राज में सीरिया में सिर्फ केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप्स भी चलते थे। टूनेशिया के देश में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इसका नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा ये सीरिया का देश एक बेहद खौफनाक वॉर जोन बन जाता है। कई सारी सरकारें पलट जाती है, कई सारे तानाशाहों का सिंहासन उलट जाता है। हालत ये हो गई थी कि डेरा के शहर में टैंक्स भेजे जाते हैं असद के द्वारा। फ्यूनरल्स पर भी बैन लगा दिया जाता है क्योंकि वहां से प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे और ये बशार अल असद की एक बहुत बड़ी बेवकूफी साबित होती है। आर्मी के अंदर ही रेबेलियन होना शुरू हो गया था, इसलिए सीरियन आर्मी अपने खुद के सोल्जर्स को गोली मारने लग गई और यहीं से ही शुरुआत होती है दोस्तों सीरिया में सिविल वॉर की। नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर 2024 63 साल के राइटर बशार बारहूम सीरिया में अपने प्रिजन सेल में सुबह सुबह सोकर उठते हैं। ये पिछले 7 महीने से इस जेल में बंद थे और आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। आज इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था। असल में बात क्या है, वैसे तो बशार बारहूम सीरिया के डिक्टेटर बशार अल असद के सपोर्टर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दे दिया था जिसमें उन्होंने ईरान को क्रिटिसाइज कर दिया था। उन्होंने ईरान के देश पर सीरियंस को एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगाया और बस इसी बात पर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 8 दिसंबर की सुबह को वो अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट गिन रहे थे। उन्हें पता था कि कुछ ही देर में दरवाजा खुलेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें लेने आएंगी एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है इन्हें दिखता है कि ये सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है बल्कि ये तो असद के खिलाफ लड़ रही ऑपोजिशन के रेबल्स हैं। ये इन्हें मारने नहीं, ये इन्हें जेल से छुड़ाने आए हैं। इन्हें बताया जाता है कि सीरिया में असद का राज अब खत्म हो चुका है और अब ये पूरा देश ऑपोजिशन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया है। इस खुशखबरी की हड़बड़ में बारहूम जेल में अपना सेलफोन और अपना सामान भी नहीं ढूंढ पाते। वो सीधा दौड़ कर जाते हैं अपने घर और अपनी पत्नी और बेटियों को बताते हैं कि वो जिंदा है। इनकी किस्मत सही मायनों में हैरान कर देने वाली है। एक सरकार के गिरने की वजह से बशार बारहूम को लिटरली एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन पता है क्या दोस्तों, बशार बारहूम अकेले नहीं थे। इस दिन कई सारे और लोगों को मारा जाना था। सीरिया में ही सईद नया जेल में एक बच्चे को भी मारा जाना था जिसे बचा लिया गया। आज के वीडियो में आइए जानते हैं कहानी बशार अल असद की। सीरिया के वो डिक्टेटर जिन्हें एक समय पर आईसिस भी नहीं हरा पाई थी, लेकिन आज के दिन इनकी डिक्टेटरशिप 2 हफ्तों के अंदर अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिर ये कैसे हुआ और अब सीरिया का क्या होने वाला है? ये है कहानी सीरिया की सिविल वॉर की। सन 1918 से पहले सीरिया का यह देश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। नक्शे पर देखिए आज के दिन के सीरिया के बॉर्डर्स कहां पर लाया करते हैं। इसके ईस्ट में मौजूद है इराक, साउथ में जॉर्डन और इजराइल, वेस्ट में लेबनान का देश और नॉर्थ में आता है टर्की। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद जो यूरोपियन देश इस वॉर को जीते थे वो इस पूरे रीजन पर कब्जा कर लेते हैं और इन इलाकों को आपस में बांट लेते हैं। सीरिया का ये रीजन फ्रांस के हिस्से में आता है, तो 1918 से लेकर 1946 तक यहाँ फ्रांस का राज चलता है और यहाँ के लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। कई लड़ाइयां होती हैं जिसके बाद जाकर साल 1946 में सीरिया को आजादी मिलती है फ्रांस से। लेकिन आजाद होते ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सीरिया में अलग अलग धर्मों और सेक्ट्स में मानने वाले लोग रहते हैं। रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पर एक नजर डालो। 2014 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 74% लोग सुन्नी इस्लाम में मानते हैं, करीब 16% शिया इस्लाम में मानते हैं और 10% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। इन 16% शिया मुस्लिम्स में से ज्यादातर लोग, करीब 12% एलेवाइट्स हैं। अब एलेवाइट्स एक और रिलीजियस सेक्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम से कंप्लीटली अलग है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम का ही एक सब सेक्ट है। ये तो हुआ रिलीजियस कॉम्पोजिशन, लेकिन इसके अलावा एथनिसिटी के बेसिस पर भी 2 मेन ग्रुप्स हैं सीरिया में, अरब्स और कर्डिश लोग। अरब्स करीब 70-80% हैं और कर्ड्स, जिन्हें हिंदी में कुर्द लोग कहा जाएगा, ये करीब 10% के अराउंड है। जब सीरिया आजाद होता है तो पावर सुन्नी अरब्स के बड़े जमींदारों के हाथों में आ जाती है और ये बाकी लोगों को पावर में हिस्सा नहीं देते। इसी वक्त एक अरब नेशनलिस्ट बाथ पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर होने लगती है। ये एक सेक्युलर और सोशलिस्ट पार्टी थी, तो इसकी तरफ स्टूडेंट्स, माइनॉरिटीज और आर्मी के यंग ऑफिसर्स आकर्षित होने लगते हैं।
आजादी के पहले 10-15 सालों में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि 1948 की अरब इजरायली वॉर जिसमें सीरिया भी पार्टिसिपेट करता है। 1958 में एक यूनियन बन जाता है इजिप्ट और सीरिया के देशों का, और दोनों कंबाइन होकर एक नया देश बना लेते हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। सीरिया में कई सारे मिलिट्री कूज देखने को मिलते हैं 1961 में, 1962, 1963। इन सब की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मार्च 1963 के मिलिट्री कू के बाद होता क्या है कि आर्मी में बाथ पार्टी के सपोर्टर्स के हाथ में पावर आ जाती है। इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी एक इंटरनल पावर स्ट्रगल होता है, जिसके बाद नवंबर 1970 में जनरल हाफिज अल असद पावर सीज कर लेते हैं। An ambitious minister of defense seized control. His name was Hafiz al-Assad. 1971 में सीरिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और जल्द ही सीरिया के देश में ये डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड देश में ये खुद एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, ये एक अलावाइट थे, लेकिन इसके बावजूद भी जनता में ये पॉपुलर थे क्योंकि इनके समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म्स देखने को मिले। एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और मिलिट्री को मजबूत किया गया। ऐसा नहीं है कि ये क्रूर तानाशाह नहीं थे, बिल्कुल थे। पावर कंसोलिडेट करने के लिए ये अपने ओपोनेंट्स को रिप्रेस करते थे। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता उसे दबा दिया जाता, जैसे कि 1982 में सुन्नी मिलिटेंट्स हमा ने हाफिज अल असद के खिलाफ रेबेल किया, लेकिन इनकी मिलिट्री ने जवाब में 20,000 लोगों को ब्रूटली मार दिया। इस घटना को 1982 का हमा मैसेकर करके बुलाया जाता है। धीरे धीरे जैसे साल बीतते गए अलावाइट्स का कंट्रोल सीरिया पर बढ़ने लगता है। 1990s तक आते आते हफीज बीमार रहने लगे थे। इनके बाद इनके बड़े बेटे बासिल सीरिया के प्रेसिडेंट बनने की रेस में सबसे आगे होते हैं। ये एक बड़े ही पॉपुलर और कैरिज्मेटिक मिलिट्री फिगर थे, लेकिन 1994 में एक कार एक्सीडेंट होता है। बासिल इस कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हफीज के छोटे बेटे बशार अल असद उस वक्त लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। ये आंखों का डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे थे। ये सीरिया वापस आ जाते हैं। 10 जून साल 2000 हफीज की एक हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है और सीरिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं बशार अल असद। बशार को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीरिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला जाता है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट की एज मिनिमम 40 साल होनी चाहिए थी, लेकिन इसे घटाकर 34 साल की उम्र कर दी जाती है क्योंकि बशार खुद उस वक्त 34 साल के होते हैं। इनके पावर में आते ही चीजें बदलने लगती हैं। इनके पिता सीरिया को एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की तरह चलाते थे। एक ऐसा सिस्टम था अभी तक जिसके हिसाब से हर कॉलेज ग्रेजुएट को सरकारी नौकरी और जनता को फ्री सर्विसेज और सस्ता खाना गारंटीड था। लेकिन बशार सीरिया को एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ये सर्विसेज खत्म करी जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगता है। लोग अभी तक तानाशाही में जरूर रह रहे थे, लेकिन वो कुछ हद तक खुश थे। डेवलपमेंट उन्हें देखने को मिल रही थी, एजुकेशन मिल रही थी। लेकिन साल 2000 के बाद धीरे धीरे ये चीजें खत्म होने लगती हैं और फिर 2006 में एक भयंकर अकाल पड़ता है सीरिया में। इतना भारी ड्राउट पड़ता है सीरिया में कि ये 4 साल तक चलता है। इन 4 सालों में सीरिया की 60% जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है और 80% से ज्यादा कैटल मारी जाती हैं। एक्सपर्ट्स इस ड्राउट के पीछे क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बड़े स्केल पर डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है सीरिया का। ज्यादातर खाना अब सीरिया को बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। खाने के प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसके अलावा सीरिया के जो ऑयल रिजर्व्स थे वो भी खत्म होने लगते हैं, जिससे तेल से आने वाला पैसा भी गिरने लगता है। जब लोगों का इस कदर जीना मुश्किल हो गया तो बशार अल असद के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। 17 दिसंबर 2010 टूनेशिया के देश में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। टूनेशिया के एक छोटे से नगर में एक सब्जी वाला मोहम्मद बुआजीजी अपनी सब्जी का ठेला लेकर खड़ा होता है। तभी पुलिस उसके तराजू को छीन लेती है क्योंकि उसके पास ठेला लगाने का परमिट नहीं था। वो इसकी शिकायत करने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग में गवर्नर के पास जाता है, लेकिन गवर्नर उसे मिलने से मना कर देता है। इसके बाद मोहम्मद बुआजीजी बाहर सड़क पर निकलकर अपने आप को आग लगा देता है।
इससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन आसपास खड़े लोग इसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये वीडियो इस हद तक वायरल होता है कि इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और प्रोटेस्ट देखते ही देखते इतने बढ़ जाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर टुनीशिया देश के डिक्टेटर बेन आली की सरकार गिर जाती है। بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد غادر البلاد وأن الجيش استلم